नीता के पति अमन एक कंपनी में बड़े पद पर काम करते थे और उन्हें काम के सिलसिले में अक्सर शहर से बाहर आना जाना लगा रहता था। ऐसे में नीता के पूरे घर की जिम्मेदारी उसकी मेड लक्ष्मी के कंधों पर थी। काम इतना होता था कि लक्ष्मी को अपने घर वापस जाने में शाम हो जाती थी। तब तक लक्ष्मी की बेटी राखी स्कूल से आकर अपने घर के सारे काम निपटा देती थी ताकि माँ को थके हारे बंगले से लौट के आने के बाद कुछ करना ना पड़े और वह आराम कर सके। लक्ष्मी के घर वापस आने के बाद शाम की चाय दोनों माँ बेटी साथ में पीती थी। ऐसे ही समय का चक्र घूमता जा रहा था। राखी युवावस्था में प्रवेश कर चुकी थी। नीता मैम साहब स्वभाव से इतनी अच्छी थी कि उनके सहयोग से शहर के एक अच्छे कॉलेज में उसका दाखिला हो गया था। राखी पढ़ाई में बहुत होनहार थी, इसलिए नीता ने लक्ष्मी को आश्वासन दिया था कि राखी जितना पढ़ना चाहे उसे पढ़ने देना। कॉलेज की फीस या और किसी भी बात की चिंता करने की उसे कोई ज़रूरत नहीं है, वह सब देख लेगी। अचानक से लक्ष्मी खुद को एक बड़ी चिंता से मुक्त होता हुआ महसूस कर रही थी। नीता मेम साहब के लिए उसके दिल में इज्जत और बढ़ गई थी। पति की मृत्यु के बाद लक्ष्मी को उसके सगे संबंधियों ने उसका साथ नहीं दिया था। यहाँ तक कि उसके मायके वालों ने भी उससे मुंह फेर लिया था। नीता मेम साहब ना होती तो वह राखी की परवरिश कैसे करती। यह सब सोचकर प्रकृति का शुक्रिया अदा करते हुए विचार कर रही थी कि नीता मेम साहब का कर्ज वो कैसे उतार पाएंगी। नीता और अमन के काम पर चले जाने के बाद लक्ष्मी माँ जी को उनके कमरे से बाहर हॉल में ले आती थी और अपने रोज के काम करती रहती थी। एक दिन दोपहर के 3 बज रहे थे। लक्ष्मी माँ जी के पास बैठकर सब्जी काट रही थी। अचानक दरवाजे की घंटी बजी तो लक्ष्मी यह सोचते हुए उठी कि अभी इस समय कौन आया होगा। नीता मेम साहब तो शहर के बाहर गई है, उनको रात होगी आने को बोल के गई थी। लक्ष्मी ने दरवाज़ा खोला तो देखा साहब का ड्राइवर महेश खड़ा था। उसके सिर से खून बह रहा था। देखते ही लक्ष्मी के मुंह से चीख निकल गई। ड्राइवर बोला, लक्ष्मी दीदी, हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है और साहब को बहुत चोट आई है। मैं उन्हें अस्पताल में भर्ती करवा कर आया हूँ। मेम साहब कहाँ है, जल्दी बुलाओ। तब तक मैं दूसरी गाड़ी निकालता हूँ मेम साहब को अस्पताल ले जाने के लिए, लक्ष्मी ने कहा। दूसरी गाड़ी लेकर नीता मेम साहब शहर के बाहर गई है, उन्हें लौटने में समय लगेगा, महेश बोला। अब क्या करे लक्ष्मी दीदी, अस्पताल में तो पैसे भी जमा करने बोल रहे हैं। लक्ष्मी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। मेम साहब को फ़ोन करने का कोई मतलब भी नहीं बनता है। वे कितनी भी जल्दी करेंगी तो भी शाम होने के पहले वापस नहीं आ पाएंगी। उधर माँ जी बार बार चिल्ला रही थी, क्या हुआ है, मुझे कुछ बताएगी कि नहीं, कौन आया है। लक्ष्मी ने उनको नज़रअंदाज कर दिया। उसने सोचा पहले अस्पताल पहुंचना जरूरी है। वह झट से फ़ोन के पास गई और राखी को फ़ोन लगाकर बोली, बेटा जल्दी बंगले पर आ जा और सुन, आटे के डब्बे के अंदर एक सफ़ेद रंग की थैली रखी है, वह बहुत संभाल कर लेती आना। फ़ोन रखकर लक्ष्मी माँ जी के पास आकर उनको समझाती हुई बोली, मैं कुछ काम से बाहर जा रही हूँ, राखी आ रही है, मेरे वापस आते तक आपके पास रहेंगी। पर तू जा कहाँ रही है, कौन आया है, चिल्लाई क्यों थी, कुछ तो बता। लक्ष्मी बोली, आने के बाद बताती हूँ सब कुछ, अभी मुझे जाना है। इतने में राखी आ चुकी थी। बोली, क्या हो गया माँ, तुमने अचानक मुझे बुलाया, सब ठीक तो है ना। लक्ष्मी उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर ले गई और उसे सारी बात समझा दी और उससे वह सफ़ेद थैली ले ली। राखी बोली, तुम यहाँ की चिंता मत करो माँ, जल्दी जाओ, साहब अकेले हैं अस्पताल में। लक्ष्मी जाते जाते वापस आई और राखी को छाती से लगाती हुई बोली, बेटा घबराना मत। और लक्ष्मी महेश के साथ अस्पताल के लिए निकल गई। अस्पताल पहुंचते ही लक्ष्मी डॉक्टर साहब का कमरा ढूंढने लगी। एक नर्स से उसने अमन का नाम लेकर पूछा,
कि वे कौन से कमरे में हैं। नर्स ने कहा, वे आईसीयू में हैं, वहां जाने की अनुमति किसी को भी नहीं है। लक्ष्मी डॉक्टर साहब के पास गई और बोली, डॉक्टर साहब, मेरे साहब अब कैसे हैं? ठीक तो हो जाएंगे ना? डरने की कोई बात तो नहीं है ना? डॉक्टर ने कहा, उन्हें खून चढ़ाना पड़ेगा। उनके घर के लोग किधर है? वे अब तक आए क्यों नहीं? आप उनके घर के सभी सदस्यों को जल्दी बुला लीजिए ताकि उनके खून से हम पेशेंट के खून की जांच कर सके। अगर समय पर उनको खून नहीं चढ़ाया गया तो उनका बचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम हर मुमकिन कोशिश कर चुके हैं। बाहर ब्लड बैंक में उनके ग्रुप का खून नहीं मिल रहा है। आप जल्दी करिए, देर नहीं होनी चाहिए। लक्ष्मी ने कहा, मेम साहब तो शहर के बाहर है और उनको आने में शाम हो जाएगी। आप मुझे बताइए, साहब का ब्लड ग्रुप क्या है? डॉक्टर ने लक्ष्मी को अमन का ब्लड ग्रुप बताया तो लक्ष्मी सिर पर हाथ रख बैठ गई और खुद को कोसने लगी कि समय की कितनी मारी है वह। लक्ष्मी खुद को बहुत मजबूर महसूस कर रही थी। थोड़ी देर चुप रहने के बाद लक्ष्मी ने अस्पताल के फ़ोन से राखी को फ़ोन लगाकर कहा कि वह मेम साहब को फ़ोन करके सिर्फ इतना बता दे कि साहब का एक्सीडेंट हो गया है और लौटकर सीधे अस्पताल आने को बोलना। फिर वह डॉक्टर के कमरे की तरफ बढ़ गई। डॉक्टर साहब के पास जाकर वह बोली कि मेम साहब को आने में समय लगेगा। जब तक कोई और व्यवस्था नहीं होती, उसके खून की जांच कर ले। लक्ष्मी का खून अमन के खून से मैच हो जाएगा, यह लक्ष्मी जानती थी। उसने अपना खून देकर नीता मेम साहब के सुहाग को तो बचा लिया था, पर किसको पता था कि वह अपनी जान खतरे में डाल चुकी है। रात के 9 बज चुके थे। नीता अस्पताल पहुंची तो देखा ड्राइवर बाहर ही बेंच पर बैठा था। उसने पहले ड्राइवर से पूछा कि महेश, तुम ठीक तो हो ना? जी मेम साहब, मैं ठीक हूँ और साहब भी अब खतरे से बाहर है। इतना सुनते ही नीता ने सुकून की सांस ली और जैसे ही आगे जाने लगी, महेश ने कहा, पर मेम साहब, लक्ष्मी दीदी। लक्ष्मी का नाम सुनकर नीता वापस आई और महेश को चिल्लाती हुई बोली, क्या हुआ लक्ष्मी को? महेश, बोलो, क्या हुआ लक्ष्मी को? महेश ने कहा, लक्ष्मी दीदी की हालत नाजुक है मेम साहब। साहब के सिर पर चोट लगने की वजह से उनका बहुत खून बह गया था और डॉक्टर साहब के बहुत कोशिश करने पर भी साहब का ब्लड ग्रुप ब्लड बैंक में नहीं मिला। लक्ष्मी दीदी का खून साहब के खून से मिल गया था, इसलिए लक्ष्मी दीदी ने अपना खून देकर साहब की जान बचा ली। यह सब सुनकर नीता के पैर के नीचे से जमीन सरक गई थी और वह सोचने लगी कि अब वह राखी को क्या मुंह दिखाएगी। नीता भागती हुई डॉक्टर के पास गई और बोली, मैं अमन की पत्नी हूँ। डॉक्टर साहब बोले, चिंता मत करिए, अब वे ठीक है। थोड़ी देर में उनको रूम में शिफ्ट कर देंगे, तब आप मिल सकती है। लक्ष्मी कैसी है? डॉक्टर ने कहा, खून देने के कुछ घंटे बाद वे बेहोश होकर गिर पड़ी थी। उसके बाद हमने उनके कुछ टेस्ट किए जिनकी रिपोर्ट्स अच्छी नहीं हैं। अभी कुछ कह नहीं सकते, उनका इलाज चल रहा है। तब तक आप पेपर वर्क पूरा कर दीजिए। और हाँ, आपकी मेड ने यहाँ आने के बाद 25,000 रुपये जमा करवाए थे, उसकी रसीद काउंटर से ले लीजिए। नीता के मन में जाने कितने सवाल एक साथ घूम रहे थे। सब कुछ जानने के बाद भी लक्ष्मी ने ऐसा क्यों किया? क्यों अपनी जान खतरे में डाल दी? राखी के बारे में नहीं सोचा। वे 25,000 रुपये उसकी 4 साल की जमा पूंजी होगी। अपनी संस्था के जरिए मैंने ना जाने कितनी ही औरतों का जीवन सुधारा और संवारा है, पर अपने ही घर में अपनी नज़रों के सामने रहने वाली लक्ष्मी के लिए मैंने क्या किया? अपने स्वास्थ्य के लिए अपनी जिम्मेदारियों का बोझ उस पर डाल दिया। उसके स्वास्थ्य के बारे में नहीं सोचा मैंने। इन सब सवालों ने नीता को आत्मग्लानि से भर दिया था। 2 वर्षों पहले की
घटना नीता के सामने आज वर्तमान बनकर खड़ी थी। अचानक एक दिन लक्ष्मी काम करते करते बेहोश हो गई थी। नीता ने घर पर डॉक्टर को बुलाया तो डॉक्टर ने लक्ष्मी को देखकर पूछा था कि इन्होंने हाल ही में रक्तदान किया है क्या। नीता ने कहा, पता नहीं डॉक्टर साहब, मेरे से तो कोई जिक्र नहीं किया इसने। डॉक्टर ने कहा, ऐसा ही लग रहा है इनकी हालत देखकर। इनके शरीर में खून की कमी है। मैं दवाई और टॉनिक लिख देता हूँ, इनको समय पर लेने के लिए बोलिए। खाने पीने का ख्याल भी रखना जरूरी है। और एक बात, आगे से कभी भी ये रक्तदान ना करे, इनकी जान को भी खतरा हो सकता है। यह बोलकर डॉक्टर साहब चले गए थे। नीता ने महेश को भेजकर लक्ष्मी के लिए दवाई, टॉनिक और कुछ फल मंगवा लिए थे। पूरे 1 घंटे बाद लक्ष्मी होश में आई तो नीता मेम साहब ने दूध से भरा गिलास उसके हाथ में थमाते हुए पूछा था, तूने कभी रक्तदान किया है क्या? उसने हाँ कहा। राखी को पता है यह बात? लक्ष्मी डरती डरती बोली, नहीं मेम साहब, राखी को नहीं पता है। उसे पता भी नहीं लगने देना। वह ऐसे ही बहुत चिंता करती है मेरी। नीता चिल्लाती हुई लक्ष्मी से बोली, तुझे पता भी है कि तू बेहोश हो गई थी? क्या जरूरत थी खून देने की? लक्ष्मी ने कहा। पड़ोस में 10 साल की बच्ची छत से गिर गई थी, उसे खून की जरूरत थी मेम साहब। आस पड़ोस के सभी लोग खून की जांच करवाने के लिए जा रहे थे ताकि उस बच्ची को खून दे सके। किसी का खून बच्ची के खून से नहीं मिला, पर मेरा खून मिल गया। उसकी माँ मेरे सामने आकर मिन्नतें करने लगी। मैं कैसे उसे मना करती? वह सब ठीक है लक्ष्मी, नीता ने कहा। किसी की मदद करने में कोई बुराई नहीं है, पर अगर तुझे कुछ हो जाता तो? डॉक्टर ने बोला है कि दोबारा तूने ऐसा कुछ भी किया तो तू अपनी जान खतरे में डाल देगी। राखी का क्या होगा, सोचा है? नीता बोली थी। आपके रहते मुझे राखी की चिंता नहीं है मेम साहब, लक्ष्मी बोली। ऐसे भी मैंने राखी को सिर्फ जन्म दिया है, वह उसे बड़ा किया है, पर उससे जुड़ी हर जिम्मेदारी को तो आपने ही। लक्ष्मी को बीच में ही रोकती हुई नीता बोली, मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। तुझे वचन देना होगा मुझे कि तू आज के बाद किसी को रक्तदान नहीं करेगी। लक्ष्मी ने कहा, ठीक है मेम साहब, मैं वचन देती हूँ। नीता को क्या पता था कि लक्ष्मी उसको दिया हुआ वचन एक दिन उसके ही सुहाग को बचाने के लिए तोड़ देगी। मैडम, मैडम, नर्स की आवाज़ सुन नीता अतीत से वर्तमान में लौट आई थी। नर्स ने कहा, आपके पति को होश आ गया है। नीता भागते हुए अमन के कमरे में गई और उससे लिपटकर रोने लगी। आंसुओं के सैलाब को रोकना अब उसके लिए मुमकिन नहीं था। अमन ने उसको संभालते हुए कहा, मैं ठीक हूँ नीता, कुछ नहीं हुआ है मुझे। थोड़ी देर बाद नीता को महसूस हुआ कि अमन को लक्ष्मी के बारे में कैसे पता होगा। फिर खुद को शांत करती हुई नीता बोली, तुम्हें पता है, लक्ष्मी ने अपना खून देकर तुम्हें एक नई जिंदगी दी है और आज अपनी जान खतरे में डाल दी उसने। अमन ने आश्चर्य से कहा। लक्ष्मी ने? हाँ, उसने हम दोनों की जिंदगी भर के लिए अपना ऋणी बना दिया है अमन। अमन ने नीता से कहा। लक्ष्मी को कुछ नहीं होना चाहिए नीता, उसका इलाज चल रहा है। अमन, सोचो, अगर उसे कुछ हो गया तो हम राखी का सामना कैसे करेंगे? अमन और नीता बात कर ही रहे थे कि नर्स ने नीता को बाहर बुलाकर कहा, लक्ष्मी की हालत बिगड़ती ही जा रही है, जल्दी चलिए। नीता बदहवास सी लक्ष्मी के कमरे की तरफ भागी। डॉक्टर साहब उसे इंजेक्शन लगाने की तैयारी कर रहे थे। नीता को देखकर लक्ष्मी ने धीरे से अपना हाथ उठाया तो नीता ने जल्दी से उसका हाथ थामकर अपने माथे से लगाते हुए कहा, यह तूने क्या कर दिया लक्ष्मी? राखी के बारे में तो सोचा होता। लक्ष्मी ने धीरे से कहा, रिश्तों को अपने खून से सींचना आपसे ही सीखा है मेम साहब।
राखी को सिर्फ इस लायक बना देना कि वह अकेले खुद को संभाल सके, अपनी जिंदगी जी सके। इतना कहकर लक्ष्मी ने हमेशा के लिए खामोशी की चादर ओढ़ ली और आज दुनिया छोड़कर लक्ष्मी को गए पूरे 3 वर्ष हो चुके हैं। लक्ष्मी के घर की छत पर अब लक्ष्मी ब्लड बैंक का बोर्ड लग चुका था। अमन और नीता ने सारी जरूरी कागजी कार्रवाई करके राखी को अपनी बेटी के रूप में गोद ले लिया था। आज सुबह से ही घर में बहुत रौनक थी। रसोई घर से स्वादिष्ट व्यंजनों की खुशबू आ रही थी। नीता, मैं एयरपोर्ट के लिए निकल रहा हूँ, अमन ने नीता को आवाज़ देते हुए सूचित किया था। मान जी ने जिद करके अपनी आराम कुर्सी बाहर बरामदे में ही रखवा ली थी और जाकर उस पर बैठ गई थी। नीता लक्ष्मी की फोटो के सामने दिया जलाती हुई बुदबुदा रही थी। खुश तो है ना तू? आज पूरे 3 साल बाद राखी वापस आ रही है, वह भी इस शहर की कलेक्टर बनकर। तू तो चली गई अपना वचन तोड़कर, लेकिन देख तेरे वचन की लाज रख ली मैंने। नीता, राखी बिटिया आ गई, माँ जी ने चिल्लाते हुए कहा तो नीता आरती की थाली लेकर दौड़ पड़ी। पाठकों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।